ये गर्मी की कोई उमस भरी दोपहर थी। बस अपने नियत समय पर थी और किसी भी वक्त अपने गंतव्य पर पहुंच सकती थी। इसने अभी तक 500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर ली थी। नागपुर से पुणे जाने वाले अधिकतर यात्री इस बस यात्रा में जैसे पूरी तरह से थक चुके थे। ऊपर से गर्मी रही सही कसर पूरी कर रही थी। सबको जल्द से जल्द पुणे पहुंचना था। उनके चेहरे पर थकान और पसीने की झलक साफ देखी जा सकती थी। बस अभी थोड़ी देर पहले ही एक बस पड़ाव को पार कर आगे बढ़ रही थी कि अचानक से एक तेज झटके के साथ रुक गई। बस में बैठे सब यात्री अचानक से बस के रुकने से सहम से गए तो खिड़की से बाहर देखती, आती जाती नज़ारों का लुत्फ़ उठाती उसकी नज़रें भी सहसा ये जानने का प्रयास करने लगीं कि आखिर हुआ क्या। खैर बस का एक पहिया पंचर हो चुका था, जिसके कारण न चाहते हुए भी सभी यात्रियों को जल्दी पुणे पहुंचने के अपने विचार को त्यागना पड़ा। ड्राइवर और कंडक्टर किसी मैकेनिक की तलाश करने लगे तो बाकी यात्री भी कुछ देर खुली हवा में सांस लेने की चाह से बस से नीचे उतर गए। उन यात्रियों के साथ वह भी उतर चुकी थी। तभी कुछ यात्रियों की नज़र पास ही में स्थित एक ढाबे पर चली गई और उसने भी शीतल पानी पीने की चाह में अपने कदम ढाबे की ओर बढ़ा दिए। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वह जाने किस जन्म की प्यासी हो। पानी के मिलते ही वह एक ही सांस में पानी पीती चली गई। कुछ लोग ढाबे में बैठकर खाने का ऑर्डर भी करने लगे। तभी सहसा ही उसका ध्यान ढाबे पर बजते गीत पर चला गया। ना मिलो हमसे ज़्यादा कहीं प्यार हो ना जाए। इस गाने को सुनते ही उसके होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट खिल गई तो वह जैसे किसी के ख्यालों में खोती चली गई। आराध्या, हाँ यही तो नाम था उसका। तीखे नैन नक्श, बड़ी बड़ी कजरारी आँखें और सुर्ख गुलाबी होंठ और मुस्कुराए तो जैसे किसी पेड़ से फूल झड़ें। रंगत सांवली थी पर अगर कोई उसे एक नज़र देख ले तो उसकी तरफ आकर्षित हुए बिना रह ना पाए। कुछ ऐसी ही शख्सियत थी उसकी। आरू, ओ आरू। मिसेस सविता देशमुख आराध्या को रात के खाने के लिए कब से बुला रही थी, पर उसकी नज़रें तो लैपटॉप से जैसे हट ही नहीं रही थीं। जाने क्या था उसमें। हाँ, पर उसने सविता देशमुख से इतना ज़रूर कह दिया था कि उसे भूख नहीं है। पर सविता देशमुख आखिर उसकी माँ थी और एक माँ को भले ही बच्चा कितना ही कहे उसे भूख नहीं, पर माँ का दिल आखिर कभी माना है क्या जो आज मान जाता। वे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आराध्या के कमरे में आ गईं। रूम खुला था और आराध्या खुद में मगन, पर तभी अचानक से वह अपनी माँ को सामने देख चौंक सी गई और अचानक से लैपटॉप बंद कर दिया। अमित देशमुख, आराध्या और सविता देशमुख तीनों डिनर टेबल पर बैठे हुए थे। आखिर माँ के सामने आराध्या की एक ना चली और उसे रात का खाना खाना ही पड़ा। खाना ख़त्म कर अब वह जैसे ही कमरे में आई और लैपटॉप खोला कि उसका दिल अचानक से ज़ोरों से धड़क उठा। उसने अपनी आंखें भींच लीं, पर थोड़ी देर बाद जैसे ही कनखियों से उसने फिर से लैपटॉप देखा कि वह खुद में ही सिमट सी गई। सॉरी, पर फिलहाल वह मेरे संपर्क में नहीं है। भले ही उधर से इतना ही रिप्लाई आया था, पर उसके आश्चर्य की बात यह नहीं थी, बल्कि उसे आश्चर्य इस बात से हो रहा था कि उसने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजा था। क्या मैं इसे एक्सेप्ट कर लूँ? वह जैसे खुद से ही सवाल पूछ बैठी। उसे याद आया वह पल जब दोपहर में शिखा और रीना उसके घर आई थीं और बातों ही बातों में उसने विक्रांत पाटिल के बारे में बताया था। शायद उसकी हिम्मत कभी नहीं होती, पर दोस्तों को जब उसने बताया कि 2 साल पहले जब वह सपरिवार पुणे गई थी और गुड़ी पड़वा के दिन जब वह और उसके पापा के फ्रेंड की बेटी वर्षा यूं ही बाहर रौनक देखने गई थी, तो जैसे किसी पर उसकी नज़र ठहर सी गई थी। और फिर जब उसने बातों ही बातों में वर्षा से इसका जिक्र किया तो उसने बताया कि यह विक्रांत पाटिल है। साथ ही वह उसे छेड़ते हुए बोल उठी, वह उसे जानती तो है। यह सुनकर आराध्या को आश्चर्य हुआ। तब वर्षा ने उसे सामने ही एक मोगरे का पेड़ दिखाते हुए बताया कि क्या उसे याद है जब वह छोटी थी और एक बार यहाँ आई थी तो विक्रांत और उसने ही इस पेड़ को मजाक मजाक में लगाया था। और अब जब वे दोनों इतने सालों बाद एक दूसरे के सामने आए हैं तो ना सिर्फ ये पेड़ बड़ा हो गया, बल्कि उसमें कितने सुंदर फूल भी आ गए हैं। वह एकटक उन फूलों को देखती रही। वह शायद रात भर उन फूलों में ही खोई रहती, पर तभी माँ की आवाज़ सुन अनायास ही उसकी तंद्रा टूट गई। अब जब वह वर्षा का हाथ पकड़कर घर के अंदर जा ही रही थी कि तभी विक्रांत, जो किसी काम से बाइक से बाहर जा रहा था, उसकी नज़र वर्षा पर पड़ी
और वह बाइक रोककर उससे बातें करने लगा। भले ही वह बातें वर्षा से कर रहा था और वह देख भी उसकी ही तरफ रहा था, पर विक्रांत पर आज किसी की नज़रें ठहरी थीं तो बहती आराध्या। खैर, विक्रांत और उसकी मुलाकात उस दिन कुछ लम्हों की ही थी और शायद विक्रांत ने उसे देखा भी नहीं था। आराध्या तो इतना कहकर चुप हो गई। पर शिखा और रीना ने कुछ सोचा और फिर शिखा ने जब उससे पूछा क्या वह विक्रांत को पसंद करती है, तो आराध्या, जिसने अब तक अपनी इस फीलिंग्स को छिपा रखी थी कि वह विक्रांत को पसंद करती है, यह तो पता नहीं, पर हाँ, उसे उसके बारे में सोचना अच्छा लगता है। अपनी दोस्त से इस बात को छिपा ना सकी। तब शिखा और रीना हौले से मुस्कुराईं और उन्होंने उससे बात करने का आग्रह किया। यह सुनकर पहले तो वह सकपकाई कि आखिर वह उसे क्या बोलेगी, पर उन दोनों के बहुत दबाव देने पर उसने इतना ही टाइप किया, वह वर्षा के टच में नहीं है और किसी ने बताया था कि वह शख्स उसके बारे में बता सकता है। क्या वह बता सकता है कि वर्षा इस वक्त कहाँ होगी? उसने तो बस अंधेरे में तीर ही मारी थी और विक्रांत से बात शुरू करने के लिए ही ये बहाना लिया था, पर उसकी तरफ से फ्रेंड रिक्वेस्ट इसकी तो आराध्या ने आशा भी नहीं की थी। वर्तमान में हाय, अब आप कुछ बोलेंगी भी? वह उसे ऑनलाइन देख एक बार फिर से पूछ बैठा। शायद आराध्या ने ध्यान नहीं दिया था, पर उसने विक्रांत की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी। इधर विक्रांत उसके रिप्लाई का इंतज़ार करता रहा और वह बिना कुछ बोले ऑफलाइन आकर लैपटॉप बंद करके खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। आज पूर्णमासी की रात थी और इसलिए चांदनी छटक कर कमरे में आती हुई बहुत ही खूबसूरत सी प्रतीत हो रही थी। आराध्या की नज़रें एकटक चांद पर ठहरी हुई थीं। उसकी धड़कनें काफ़ी तेज़ थीं और चेहरे के सामने बार बार विक्रांत का चेहरा घूम सा रहा था। विक्रांत को मैं याद होऊंगी, पर बचपन की बातें कहाँ किसी को याद रहती हैं। थोड़ी देर ठहर कर, और उस दिन भी कहाँ उसने ध्यान से देखा था। साथ ही उसे यह भी याद आ रहा था कि उस दिन वे सब सुबह ही नागपुर चले आए और दोबारा वह विक्रांत से कभी मिली भी नहीं, ना ही वर्षा से उसका कोई कांटेक्ट था। वह खुद में ही खोई हुई थी जब सविता जी ने दरवाजे से अंदर प्रवेश किया और उसके सामने जाकर पूछ बैठी, कुछ हुआ है आरू? कुछ नहीं, पहली बार उसने नज़र चुराने की कोशिश की। सविता जी ने भी उससे इधर उधर की बातें करते हुए रियल मुद्दे को जानने की कोशिश की, पर जब काफ़ी देर तक आराध्या ने कुछ नहीं कहा तो वे उसे लेकर बेड पर आ गईं और उसके सर की मालिश करने लगीं। आराध्या को भी इससे कुछ राहत महसूस हुई और फिर वह माँ की तरफ देखकर एक फीकी मुस्कान मुस्का दी। उसकी नज़रें ऊपर को उठी हुई थीं और फिलहाल वह यह डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि उसे आखिर उन दोनों से कहना क्या है। वहीं रीना और शिखा की नज़रें कौतूहल बस उससे जैसे सब कुछ जान लेना चाहती थी। मेडिकल कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर की इस वक्त प्रैक्टिकल क्लासेस चल रही थी और वहीं प्रैक्टिकल क्लास में उन दोनों के अचानक पूछने पर उसकी नज़रें अचंभित सी थीं, तो वहीं उसकी नज़रों में कौतूहल साफ झलक रही थी। कहाँ यार, कुछ भी उसने कहा ही नहीं तो क्या कहूँ। वे तीनों अब बाहर सामने वाले ग्राउंड पर चल रही थीं, जहाँ आराध्या अपनी नज़र रीना और शिखा से चुराते हुए कह रही थी, ऐसे कैसे कहा नहीं? शिखा ने आगे बढ़कर अपनी आंखों को उसके सामने मटकाते हुए कहा तो। वहीं आराध्या हौले से मुस्कुराई और खुद में सिमटती हुई दिल में बेकरारी की कशिश लिए उसने उन्हें बताया कि विक्रांत ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है और उसने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया है। ये सुनकर रीना और शिखा चीख सी उठी, तो वहीं वह वहाँ पर बैठे और लोगों की नज़रें उधर ही महसूस देख वह मुश्किल उन्हें रोक पाई। कुछ देर बाद आराध्या कमरे में जैसे ही आई, उसकी धड़कनें जैसे थम सी गईं जब उधर से मैसेज आया, वैसे तुम मुझे जानती कैसे हो? आराध्या ने मैसेज देखते ही कुछ देर के लिए कुछ सोचा और फिर उसने बिना सोचे समझे 2 साल पहले की सारी बातें कह दी। अच्छा, तो ये बात है। उधर से इस रिप्लाई को देखते ही वह मंद मंद मुस्कुरा उठी। आराध्या धीरे धीरे उसे सब बताने लगी थी। अब उसका अधिकतर वक्त उसके साथ ही बीतता। वह कभी कभी तो मोबाइल में इस कदर डूब जाती कि रीना और शिखा उसे झकझोरती, तब जाकर उसे कुछ ख्याल आता। आज नागपुर में बारिश जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुबह से होती बौछारों के बीच वह खिड़की से देखती, हर बूंदों को महसूस करते हुए रोमांचित सी होती जा रही थी। वह मुस्कुराकर इन बूंदों को देख जैसे सोच के गहरे सागर में चली गई। कितना सुकून है इस फीलिंग में, किसी को पहली बार देखकर उसके लिए कुछ फील करना।
ये जानते हुए भी कि शायद अपनी फीलिंग को कभी ज़ाहिर कर पाए या ना कर पाए, पर फिर भी किसी और की तरफ नज़रें उठाकर ना देखना और अंत में उस इंसान से रूबरू होना उसके लिए ये जैसे किसी सपने के सच होने जैसा था। वह खुद में ही मुस्कुराती जा रही थी जब उसका ध्यान नहीं रहा और सविता जी उसके बगल में अपने कमर पर हाथ रखे जैसे उसकी हर हरकत को बखूबी नोटिस कर रही थीं। कौन है वो? अचानक अपनी माँ की आवाज़ सुनकर वह हड़बड़ा सी उठी। सविता जी अब मुस्कुराते हुए उसके जवाब का इंतज़ार कर रही थीं, तो वहीं आराध्या के फ़ोन पर विक्रांत की कॉल भी आने लगी थी। इन सब के चक्कर में आराध्या का फ़ोन उसके हाथों से गिरते गिरते बचा। ये देखकर सविता जी बोल उठी, अरे ज़रा संभल कर। जी माँ। थोड़ी देर बाद आराध्या ने विक्रांत को फ़ोन लगाने की कोशिश की तो फ़ोन व्यस्त आ रहा था। उसने कुछ देर और कोशिश की और फिर माँ के बुलाने पर वह फ़ोन रखकर चलती बनी। कुछ दिन बाद रात के तकरीबन 12 बजने वाले थे। आराध्या विक्रांत से बातें कर रही थी कि वह विक्रांत से कह उठी, मैं आपसे कल बात करती हूँ, गुड नाइट। यह सुनकर विक्रांत बोल उठा, थोड़ी देर रुक नहीं सकती क्या? यह सुनकर आराध्या असमंजस की हालत में थी। कल उसके प्रैक्टिकल थे और वह कुछ देर पढ़ाई करना चाहती थी। प्लीज़ समझो ना, आराध्या बेबसी से कह उठी, पर विक्रांत तो जैसे अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। खैर थोड़ी देर बाद विक्रांत ने यह कहते हुए बाय किया कि जो करना है करो, मुझे क्या। विक्रांत के जाने के बाद आराध्या को विश्वास हो गया था कि वह उससे नाराज़ हो चुका है। आखिर वह करे तो क्या। उसने कुछ देर तक उसे मनाने के लिए कॉल और मैसेज किए, पर काफ़ी देर तक रिप्लाई ना आने पर उसने खुद को पढ़ाई के प्रति झोंक दिया। पढ़ते पढ़ते आराध्या का ध्यान नहीं रहा कब घड़ी ने सुबह के 3:30 दिखा दिए थे। अब ना जाने क्या सोचकर उसने फ़ोन चेक किया कि उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। ना सिर्फ उसके मैसेजेस सीन हो चुके थे, पर वह अभी तक ऑनलाइन था, पर रिप्लाई तो मानो जैसे उसने दिया ही नहीं था। वह अब बुझे मन से सोने की कोशिश करने लगी, पर नींद उसकी आंखों में कहाँ। अगले दिन वह वैसे ही कॉलेज चली गई। बेशक उसका प्रैक्टिकल काफ़ी अच्छा रहा, पर उसके बुझे चेहरे को देख रीना और शिखा भी उससे पूछ बैठी, तुम ठीक हो? इस बात पर उससे कुछ कहते ही नहीं बन रहा था। उसने बस हौले से अपना सर हाँ में हिलाया और फिर थोड़ी देर बाद नॉर्मल होते हुए बोली, टेंशन की कोई बात नहीं है यार, वो बस एग्ज़ाम के प्रेशर के कारण शायद ऐसी दिख रही हूँ। ख्याल रखा कर अपना। वो दोनों बस इतना ही बोल पाईं। जैसे ही वे कॉलेज से आई, विक्रांत के मैसेज और कॉल की जैसे बाढ़ सी आ गई थी। यह देखकर उसने बैग एक तरफ फेंका और उससे बातें करने लगी, पर तभी न जाने उसे क्या सूझा, वह बोल उठी, कल आप कब सोए? तुम्हारे गुड नाइट कहने के तुरंत बाद। क्यों? और कब जागे? वह किसी आशंकित भावनाओं को मन में लाए हुए बोल रही थी। सुबह 8 बजे बाद, पर शायद तब तक तुम कॉलेज जा चुकी थी। विक्रांत के कहते ही उसने जिस उत्साह से उससे बात करनी शुरू की थी वह जैसे काफूर सी हो उठी। विक्रांत, आप मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं? वह जैसे खुद में ही बड़बड़ा उठी। वर्तमान आराध्या अपने ख्यालों की दुनिया में ही थी जब बस के हॉर्न की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। बस का पंक्चर अब ठीक हो चुका था और इसलिए आराध्या ने भी बाकी यात्रियों के साथ अपने कदमों को बस की ओर बढ़ा दिया। पर इससे पहले कि वह बस में चढ़ती, अचानक ही उसका ध्यान एक बच्चे पर गया जो मोगरे के फूल बेच रहा था। अब उसने पर्स से कुछ रुपए निकाले और कुछ मोगरे के फूल खरीदते हुए मुस्कुराते हुए बस में चढ़ने लगी। साथ ही सहसा उसके लबों पर किसी का नाम आया, विक्रांत। आराध्या को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर विक्रांत उससे झूठ क्यों बोल रहा है। उसने उससे पहले दिन ही डरे सहमे संकोचित स्वभाव में अपने दिल की बात कह दी थी। बेशक विक्रांत ने इस बात का उसे कोई जवाब नहीं दिया था, पर फिर भी वह तो यही सोचकर चल रही थी कि देर सवेर वह विक्रांत के दिल में अपनी जगह बना ही लेगी। क्या विक्रांत की लाइफ में कोई और है? वह खुद में ही बड़बड़ा उठी और आखिरकार जब उससे रहा नहीं गया तो वह उससे पूछ बैठी, अच्छा तुमने तो मुझे एक बात बताई ही नहीं। कौन सी? विक्रांत अचंभित होकर उससे पूछ बैठा। अरे थोड़ी देर ठहर कर, भाभी का नाम क्या है? भाभी? किसकी? विक्रांत के पूछने पर उसने अपने हाथों से अपने सर पर मारा और पूछा, तुम्हारी लाइफ में कोई है? यह पूछकर उसने फिंगर क्रॉस कर लिया
साथ ही साथ उसकी ये जानने की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी कि आखिर विक्रांत इस बात का क्या रिप्लाई देता है। कोई नहीं है, विक्रांत ने जब ये कहा तो आराध्या की खुशी जैसे सातवें आसमान पर थी। तुम्हारे? विक्रांत ने उससे पूछा तो वह बोल उठी, अरे तुम हो ना। मतलब? विक्रांत के कहने पर उसने ज़ोरों से अपने आँखों को भींच लिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या कहे। कहीं ना कहीं उसके दिल की बात उसके ज़ुबान पर आ चुकी थी। अब आराध्या ने अपने मन को शांत किया और कह उठी, मुझे नहीं पता तुम क्या रिएक्ट करोगे। मुझे ये भी नहीं पता तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। बेशक मैंने अपने दिल की बात तुमसे थोड़े मरोड़े शब्दों में कह दिया था, पर फिर भी मैं आज ये बात कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। आज से ही नहीं, शायद उस दिन से जब तुम्हें गुड़ी पड़वा के दिन पहली बार देखा था और वर्षा ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। जानती हूँ इस बात को 2 साल बीत चुके हैं। इन 2 सालों में ना तो मैं तुमसे कभी मिली और ना ही वर्षा से फिर कभी मेरी बात हुई या उससे मिली। पर फिर भी विक्रांत ये नाम जैसे मेरी जुबान पर चढ़ चुका है। हमेशा सोचती हूँ ना सोचूं तुम्हारे बारे में, पर सच कहूँ तो ऐसा एक पल भी नहीं था जब तुम्हारे बारे में सोचा ना हो। इतना कहकर आराध्या तो खामोश हो चुकी थी। आज उसने कितनी हिम्मत करके अपने दिल की बात कही थी, ये बात सिर्फ वही जान सकती थी। अब उसने आगे कहा, जानती हूँ फेसबुक में कहीं मेरी तस्वीर नहीं है, ना ही पोस्ट में और ना ही प्रोफाइल में। खुद में ही थोड़ी सी मुस्कुराकर, पर इतना दावे के साथ कह सकती हूँ मुझसे मिलकर निराश नहीं होगी तुम। अरे मैं ये नहीं सोच रहा था। विक्रांत ने आराध्या की ये बात सुनते ही तपाक से कहा। अब उन दोनों के दरमियान थोड़ी सी खामोशी सी छाई हुई थी। तो कब मिलें? विक्रांत के ये कहते ही आराध्या की धड़कनें तेजी से चलने लगीं। जब तुम कहो। आराध्या ने जब यह इत्मीनान से कहा तो विक्रांत बोल उठा, अरे बाबा, मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो मैं कौन सा मजाक कर रही हूँ। नेक्स्ट वीक मैं पुणे आ रही हूँ, तो उसी वक्त मिल लेंगे। मुझसे मिलने? विक्रांत ने मस्करी करते हुए कहा। तो आराध्या शर्माते हुए बोल उठी, हाँ। क्या? विक्रांत ने क्या इस अंदाज में कहा मानो उसे अपने कानों पर यकीन ही ना हो रहा हो। अरे बाबा, वर्षा से तकरीबन 2 सालों बाद मिलने आ रही हूँ, तो लगे हाथों तुमसे भी मिल लूँगी। मैं इंतज़ार करूँगा, विक्रांत ने कहा। तो आराध्या के अधरों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट खिल गई। अगले दिन आराध्या की खुशी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। उसने ना सिर्फ विक्रांत से अपने दिल की बात कह दी थी, पर उससे मिलने का वादा भी तो कर चुकी थी। शिखा और रीना के पूछने पर जब उसने ये बात उन दोनों को बताई तो वे दोनों भी जैसे अपने दोस्त के लिए बहुत खुश थीं। यार तू पक्का श्योर है ना, विक्रांत की ज़िंदगी में और कोई नहीं है? शिखा ने स्ट्रो से कोल्ड ड्रिंक पीते हुए ही कहा। तो एक पल को रीना से कुछ बातें करती आराध्या की नज़रें अनायास ही उस पर ठहर सी गईं। वे तीनों इस वक्त कॉलेज ख़त्म होने के बाद कॉलेज के सामने वाले कैफ़े पर बैठी हुई थीं। अब इससे पहले कि आराध्या ही कुछ बोलती, रीना ही बोल उठी, क्यों यार, तू बेचारी को डराने पर तुली हुई है। मैं डरा कहाँ रही हूँ, मैं तो बस। अब इससे आगे शिखा कुछ कहती कि आराध्या ही बोल उठी, छोड़ ना यार, कहाँ हम लोग एक ही टॉपिक पर अटके हुए हैं। सोचो तो बहुत जल्दी ही हम सबका MBBS पूरा होने वाला है। हाँ। उन दोनों के ये कहते ही एक सन्नाटा सा छा गया। अब उन तीनों की नज़रें ही अपने कॉलेज बिल्डिंग की ओर चली गईं और फिर आंखों में एक चमक लिए आराध्या बोल उठी, याद है मेडिकल कॉलेज का वह पहला दिन जब हम सब इस कॉलेज में आए थे? कैसे याद नहीं होगा। हम दोनों के तुम्हारा नाम पूछने पर भी तुम अपना नाम नहीं बता पाई थी, इतनी नर्वस थी तुम। ये भी याद है हमें। अब उन दोनों ने एक दूसरे को हाई फाई करते हुए कहा। तो आराध्या अपनी आंखें भींचते हुए कह उठी, यार उस टाइम सच में मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। टाइम कितनी जल्दी पंख लगाए उड़ जाता है ना। कभी इस कॉलेज में मैं अकेली आई थी, कोई दोस्त नहीं, पर फिर तुम दोनों मिली और कॉलेज के साल दर साल कैसे बीतते चले गए, कुछ पता ही नहीं चला। आराध्या जब बीते लम्हों में खोई हुई थी तो उसके होठों पर आई मुस्कुराहट को देख शिखा और रीना भी बहुत खुश थीं। पर क्या वाकई सब ऐसा ही रहने वाला था या कुछ ऐसा होने वाला था जो उनके सामने बैठी आराध्या के मन को पूरी तरह से झकझोर कर रख देने वाला था। पुणे। जैसे ही बस पुणे में रुकी,
खिड़की से सिर टिकाए आराध्या की आंखें भी अचानक से खुल गईं। वह सोई तो नहीं थी, पर हाँ, अपने ख्यालों की दुनिया में ज़रूर थी। हम पहुंच गए क्या? आराध्या सबको बस से उतरते देख खुद में हड़बड़ा उठी। थोड़ी देर बाद उसने भी जैसे ही बस से नीचे उतरने के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाया ही था कि उसके कदम ठिठक से गए। वह अनायास ही पीछे की ओर मुड़ी और सीट पर नज़र पड़ते ही वह हौले से मुस्कुरा सी उठी। वे मोगरे के फूल अब भी तो वहीं थे, जिन्हें उसने उस बच्चे से खरीदा था। उसने आगे बढ़कर उन फूलों को लिया और बस से नीचे उतर गई। तकरीबन 2 साल बाद वह पुणे आई थी, और वो भी अकेले। पुणे का माहौल काफ़ी शांति भरा था, पर उसके मन में तो जैसे बेचैनी का सैलाब उमड़ सा रहा था। दूसरी ओर एक घर जिसके सामने रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, एक तरफ से पूजा के भजन की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर एक 70 साल के व्यक्ति अखबार की हेडलाइंस में जैसे खोसे चुके हैं। पर तभी किसी के कदमों की आवाज़ सुनकर उन्होंने कनखियों से झाँक कर देखा, तो उन्हें सीढ़ी से उतरते हुए वह दिख सा गया। क्यों, कहाँ को चले? उन्होंने उसे देखकर कहा, तो वह पीछे से उनके गले में हाथ डालते हुए कह उठा, क्या दादाजी, कहाँ जाऊँगा? मैं तो बस, वह अपने सर पर हाथ फेरते हुए कोई बहाना सोच ही रहा था कि उसकी माँ आशा पाटिल पूजा घर से उधर ही आते हुए कह उठी, क्या बाबूजी, कहाँ जाएगा? क्या बहू, मैं तो बस, कैलाश पाटिल कह ही रहे थे कि माँ और दादाजी को एक दूसरे में उलझे देख विक्रांत जल्द से वहाँ से खिसक सा गया। इधर जब आशा जी और कैलाश जी को इसका आभास हुआ, तो आशा जी ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, ये लड़का भी ना कभी नहीं सुधरेगा। आखिर पोता किसका है? कैलाश जी ने कहा ही था कि बहू की नज़रों से खुद की ओर घूरते देख उन्होंने अखबार में ही नज़रें गड़ाए रखना ज़्यादा उचित समझा। इधर डोरबेल की आवाज़ कब से बज रही थी, पर अब तक किसी ने भी दरवाज़ा खोला ही नहीं था। इधर वह अधीर हो रही थी, तो वहीं अब जैसे ही वर्षा ने दरवाज़ा खोला कि आराध्या को सामने देख खुशी उसके चेहरे से साफ दिख रही थी, तो वहीं आराध्या भी इतने वक्त बाद वर्षा को देख बेहद खुश थी। असल में आराध्या के पेरेंट्स ने कहा था कि आराध्या की पढ़ाई पूरी होने वाली है, और उसने इंटर्नशिप के लिए पुणे में के ही किसी हॉस्पिटल का सोचा है, और बस इसीलिए एक बार पुणे देखना चाहती है। साथ ही उसका मन बहुत दिनों से वर्षा से मिलने का भी था, तो इसी बहाने उससे भी मिल लेगी। वर्षा और आराध्या एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थीं। उनकी खुशी कमरे को गुलजार करती हंसी और चेहरे की चमक से साफ देखी जा सकती थी। कुछ समय बाद वर्षा ने ग्रेजुएशन के बाद एक कॉल सेंटर में काम करना शुरू कर दिया था, और जिसके लिए वह जा भी चुकी थी। अब घर में बस आराध्या और वर्षा की मम्मी ही थीं, क्योंकि वर्षा के पापा भी ऑफिस के लिए निकल चुके थे। अब घड़ी दोपहर के 2 बजे दिखा रही थी। आराध्या नहाकर आ चुकी थी। उसने अपने भीगे हुए बालों को तौलिए से लपेटा हुआ था, तो वहीं वह यह सोचने में मगन सी थी कि आखिर वह आज कौन सा कपड़ा पहने। वह विक्रांत से मिलने जाने वाली थी, पर इधर तो वह कपड़ों में ही उलझ सी चुकी थी। कैफ़े पास, यह पुणे का एक फेमस कैफ़े था। दिन के 3:30 हो रहे थे, और विक्रांत की नज़रें बार बार एंट्रेंस की ओर जा रही थीं। कहाँ रह गई आराध्या यार? विक्रांत का दिल जैसे आराध्या की एक झलक पाने के लिए बेचैन सा हुआ जा रहा था। इधर आराध्या कैफ़े आ चुकी थी। उसकी नज़रें इस कैफ़े की खूबसूरती पर जैसे ठहर सी चुकी थी। बंगले के आकार का कैफ़े, जिसके आसपास खूबसूरत गलियारे और बगीचे का नज़ारा था। वह एकटक इसकी खूबसूरती को निहार ही रही थी, जब अचानक ही उसके फ़ोन में वर्षा का कॉल आने लगा। कहाँ है तू? वर्षा ने जब उससे कॉल पर पूछा, तो जैसे उससे कुछ कहते ही नहीं बन रहा था। वो मैं, अब आराध्या बातों को संभालते हुए कह ही रही थी कि तभी उसे अपने कंधे पर किसी के स्पर्श का एहसास हुआ, और यह महसूस कर अब वह जैसे ही पीछे की ओर मुड़ी कि वह एकदम शॉक्ड सी रह गई। तुम यहाँ? आराध्या चौंकते हुए बोली, तो वर्षा ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, यह सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। चल क्या रहा है मैडम? क्या चलेगा? वो मैं तो बस। ऐन वक्त पर आराध्या को कुछ सूझ भी नहीं रहा था वह क्या बोले, पर फिर वह कह उठी, वो तो मैं बस हॉस्पिटल देखने आई थी। कौन सा हॉस्पिटल? वर्षा ने पूछा ही था कि वर्षा की दोस्त जयंती आकर कह उठी, यार चलना, भूख लग रही है।
आराध्या चाह कर भी वर्षा के ऑफर को ना नहीं कह पाई। जब वर्षा ने उसे भी कैफ़े में साथ आने के लिए कहा, वो तो गनीमत रही कि वह उसे कैफ़े पास में नहीं बल्कि सामने वाले कैफ़े में लेकर गई। अगर वे कैफ़े पास में जाते तो विक्रांत वर्षा को पहचान लेता और फिर आराध्या को भी खुद को उससे परिचित कराना पड़ता, और वह ऐसे विक्रांत से नहीं मिलना चाहती थी। वे सब कैफ़े वुडलाइट में बैठे हुए थे जब आराध्या के पास विक्रांत का मैसेज आया कि वह कब से कैफ़े पास में उसका इंतज़ार कर रहा है। अगर उसे नहीं आना है तो वह डायरेक्ट कह दे। आराध्या का मन किया कि वह विक्रांत को आज के लिए मना कर दे, कोई बहाना बना दे। इधर विक्रांत ये जानने के लिए बेसब्र था कि क्या आराध्या उससे मिलने आएगी, तो वहीं आराध्या की नज़रें कभी सामने बैठी वर्षा पर जातीं तो कभी खिड़की के सामने स्थित कैफ़े पास की ओर। विक्रांत इंतज़ार करते करते थक सा चुका था। जब अब काफ़ी देर होने को आई तो जैसे ही वह उठने ही वाला था कि किसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। यह सुनकर अब उसने जैसे ही आश्चर्य होकर उस लड़की को देखा, वह लड़की उसे मुस्कुराते और अपने एक कान को पकड़ सॉरी कहते हुए दिख सी गई। आराध्या। विक्रांत के कुछ देर बाद भी भाव शून्य से उसे देखते रहने पर उसने खुद ही अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए उसे खुद को परिचित कराते हुए कहा, अरे कहाँ खो गए? आराध्या मुस्कुराते हुए बोल उठी। अब विक्रांत उसके सामने बैठा हुआ था। वेटर आकर खाने का पूछकर जा चुका था। आराध्या बेशक उससे पहली बार मिल रही थी, पर विक्रांत को खुद के सामने देख उसे ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा था। आराध्या बोलती जा रही थी, पर विक्रांत वह तो जैसे वहाँ होकर भी नहीं था। अभी तक उसने आराध्या से कुछ खास बात ही नहीं की थी। वह तो आराध्या ही थी जो खुद के धुन में मगन होकर ना जाने कब से बोलती जा रही थी। तुम ठीक हो? आराध्या अब उसके हाथों पर अपने हाथ रखते हुए बोल उठी। ओह वो एक्चुअली। अब विक्रांत इससे पहले कि कुछ कहता, किसी ने विक्रांत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, विक्रांत तुम यहाँ किसी से मिलने आए हो क्या? यह सुनकर आराध्या की नज़रें बरबस उस तरफ उठ सी गईं। एक लड़की जिसके बाल घुंघराले से थे, जीन्स टॉप पहने उसे दिख सी गई। वह लड़की विक्रांत से जिस तरह से बातें कर रही थी, न जाने क्यों आराध्या के दिल में हजार शंकाओं के उफान को बढ़ा रही थी। थोड़ी देर बाद वह लड़की वहाँ से चली गई। मुझे भी अब जाना चाहिए। यह उन दोनों के पहली बार मिलने पर शायद अब जाकर विक्रांत ने कुछ कहा था। क्या? आराध्या ये इतने आश्चर्य होकर बोली कि वहाँ बैठे लोगों का ध्यान भी उसकी तरफ चला गया। कुछ हुआ है क्या? आराध्या धीमे स्वर में विक्रांत की आंखों में आंखें डालते हुए बोली, तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उसे नज़र चुराने की कोशिश कर रहा हो। पूरे शहर जितना शांत सा था, उतनी ही ज़्यादा बेचैनी सा शोर आराध्या को इस वक्त अपने दिल पर महसूस हो रहा था। अच्छा आपने तो मुझे बताया ही नहीं। क्या आपने जैसा सोचा था आराध्या वैसी ही है या फिर? उसने टॉपिक चेंज करते हुए विक्रांत से कहा, पर उसकी बेरुखी से इधर उधर जाती नज़रों को देख बाकी शब्द उसकी ज़ुबान पर ही जैसे ठहर से गए। माँ का कॉल आ रहा है, लेट भी हो गया है, हमें घर चलना चाहिए, विक्रांत ने कहा। तो अब आराध्या आगे कुछ नहीं बोली। इस वक्त दोनों कार में थे। म्यूजिक सिस्टम में धीरे स्वर में गाना बज रहा था, इस दर्द दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ, कि मिल जाए इसे वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह। विक्रांत का ध्यान जहाँ इस वक्त अपने ड्राइविंग और सामने की ओर था, तो वहीं आराध्या की नज़रें बस विक्रांत पर ठहरी हुई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके इतने बेरुखेपन की वजह क्या है। वे पहली बार मिले और विक्रांत ने शायद ही इस दौरान एक भी लफ्ज़ कहा हो। और फिर वो लड़की, वो कौन थी? उसके मन में ऐसे ही अनगिनत सवाल चल रहे थे। बीच बीच में वह बाहर भी झांकने लगती, जहाँ छिटपुट बारिश भी हो रही थी। वह खोई हुई सी थी जब विक्रांत ने एक झटके में कार रोका। हम पहुंच गए। विक्रांत वैसे ही सामने देखते हुए बोल उठा, आप नाराज़ हैं? आराध्या ने बुझे मन से कहा। तो विक्रांत कुछ नहीं बोला। आराध्या ने थोड़ी देर इंतज़ार किया और फिर उसे गुड नाइट कहते हुए कार से उतर गई। विक्रांत अपने घर के अंदर जा चुका था, पर आराध्या ना जाने क्यों उस बारिश में अब भी ठगी सी खड़ी रही। कुछ वक्त बाद वर्षा बेड पर लेटे अपने फ़ोन में कुछ देख रही थी, तो वहीं आराध्या तौलिए से अपने बाल को झाड़ने में लगी हुई थी। आज इतनी लेट हो रही थी
तू भी ना कल चली जाती हॉस्पिटल। वर्षा की बातें सुनते ही आराध्या के हाथ थमसे गए और उसकी नज़रें एक बारगी उस पर चली गईं। कुछ वक्त पहले कैफ़े वुडन लाइट सब बातों में और खाने में व्यस्त से थे, पर आराध्या वह तो इस चिंता में थी कि वहाँ विक्रांत इंतज़ार कर रहा होगा। साथ ही वह यह भी सोच रही थी कि वह विक्रांत को मना कर दे, पर आज नहीं तो कब। और फिर बहुत सोचने के बाद उसने तय कर लिया कि चाहे जो भी हो जाए वह विक्रांत से आज ही मिलकर रहेगी। वह खाने से ज़्यादा अपनी चम्मच को अपने प्लेट में घुमा रही थी और सोच रही थी कि वह क्या बोलकर वहाँ से निकले। घर का भी नहीं कह सकती, फिर वर्षा उसे साथ ही चलने को कहती, और फिर आखिरकार बहुत सोचने समझने के बाद उसने डिसाइड किया कि वह वर्षा से ये क्यों ना कह दे कि वह शाम के वक्त जिस हॉस्पिटल में गई थी उन्होंने उसे अभी बुलाया है और उसे अर्जेंटली जाना होगा। पर वह यह सोच भी रही थी कि क्या यह प्लान काम करेगा। उसने जब वर्षा से कहा तो वह कह उठी, क्या वह अकेले जा पाएगी? नहीं तो वह उसके साथ चल सकती है। इस पर आराध्या ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और फिर फीकी मुस्कुराहट लिए कहा, वह चली जाएगी। जिसके बाद ही तो वह विक्रांत से मिलने गई थी। विक्रांत का पिक वह इतनी बार देख चुकी थी कि उसे पहचानने में कोई मशक्क़त नहीं हुई। वर्तमान कहाँ खो गई? वर्षा आराध्या के आगे चुटकी बजाते हुए कह उठी, तो वह जैसे अपनी सोच से बाहर निकल आई। कहीं भी तो नहीं। वह होठों पर फीकी मुस्कुराहट लाए बोल उठी, और तभी उसकी नज़र वर्षा के फ़ोन पर पड़ी। किसी तस्वीर पर चली गई जिसमें वर्षा थी, विक्रांत था और साथ में आराध्या। आराध्या एकटक उस तस्वीर को देखती रही। यह देखकर वर्षा खुद ही बोल उठी, यह विक्रांत है। अरे जो सामने घर में रहता है ना, वही। तू तो भूल भी गई होगी। और ये आराध्या उंगली से उस लड़की को इशारा करते हुए बोली, अरे ये विक्रांत की गर्लफ्रेंड तान्या है। गर्लफ्रेंड? आराध्या को जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। साथ ही उसकी नज़र उस लड़की की तस्वीर पर ठहरी हुई थी, क्योंकि उसने आज ही तो इसे देखा था कैफ़े पास में, जब उस लड़की ने विक्रांत के कंधे पर हाथ रखा था। वर्षा सो चुकी थी, पर आराध्या की आंखों में नींद कहाँ। रह रहकर उसके सामने हर वो पल घूम आता जो उसने विक्रांत के साथ बिताए थे। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया विक्रांत? अगर तुम्हारी लाइफ में कोई और थी तो कुछ कहा क्यों नहीं? क्यों मुझे रोका नहीं उन सपनों को बुनने से जो मैं हम दोनों के लिए बुनने लगी थी? कुछ देर की खामोशी के बाद, बेशक तुमने कभी खुलकर यह नहीं कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, पर रुंधे गले में जब मैंने तुमसे अपने दिल की बात कही, तुम भी तो रोक सकते थे, पर रोका क्यों नहीं मुझे? जब मुझसे मिलने चले आए, क्यों कुछ कहा नहीं तुमने? वह इस वक्त खिड़की के पास खड़ी थी। नज़रें अब भी बारिश पर थीं, जो अब रुक चुकी थी। हाँ, पेड़ों के पत्तों के साथ इक्का दुक्का बूंदें गिर जाती, और तभी उसकी नज़र मोगरे के पेड़ पर चली गई, और इसके साथ ही उसे याद आया वह मोगरे का फूल जो उसने खरीदा था। चाहती थी हमेशा से जब हम पहली बार मिलें, भले कुछ ना लाना, बस कुछ मोगरे के फूल इन बालों पर सजा देना। जिस विश्वास के साथ चाहत के सपने सजोने शुरू किए हैं, उनकी मान रख लेना। पर वह बहुत भावुक सी हो चुकी थी। मन तो कर रहा था कि अभी बहुत ज़ोर से चिल्लाए, पर वह अकेली भी तो नहीं थी उस रूम में। इस वक्त आराध्या इतनी बेबस थी कि चाह कर भी खुद को संभालने की हालत में नहीं थी। ना तो वह ज़ोरों से रोकर अपने दुख को हल्का कर सकती थी, और ना ही चुप रहकर अपनी बेचैनी पर काबू रख सकती थी। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। जहाँ वर्षा गहरी नींद में थी, तो वहीं आराध्या भाव शून्य सा होकर एकटक छत को निहारे जा रही थी। और फिर न जाने क्या सोचकर उसने फेसबुक खोला और सीधे तान्या के प्रोफाइल में चली गई। तान्या के प्रोफाइल में जाते ही उसके तो जैसे होश ही उड़ गए। रिलेशनशिप स्टेटस, कमेंट्स और तान्या और विक्रांत के साथ के अनगिनत लम्हे देखकर उसकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह नीचे स्क्रॉल भी करे। अब वह जल्द से जल्द फेसबुक लॉग आउट करना चाहती थी, पर उसने अपनी आंखें भींच लीं और हिम्मत करके अपने फिंगर क्रॉस करके जैसे ही वह कमेंट सेक्शन में गई, उसका दिल रो पड़ा। किसी ने विक्रांत और तान्या के साथ वाले फ़ोटो पर नाइस भैया भाभी लिखा था, तो किसी ने परफेक्ट कपल। वह थोड़ी देर तो उन्हें देखती रही, और जब हिम्मत ने भी जवाब दे दिया तो फ़ोन को साइड में रखने ही वाली थी कि वह उसके हाथों से छूट सा गया।
वह तो अच्छा हुआ कि फ़ोन को कुछ नहीं हुआ सिवाय एक छोटे से खरोच के। पर हाँ, वर्षा नींद से ज़रूर जाग गई। तू सोई नहीं क्या? वर्षा अपनी आंखों को मलते हुए बोल उठी। नहीं, वो बस आराध्या से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। दिल तो कर रहा था कि वर्षा के गले लगकर खूब रोए, पर वर्षा ने उसके रोने की वजह पूछी तो वह क्या कहेगी। बस यही सोचकर उसने खुद को रोक लिया। पर कहते हैं ना, जब इंसान इमोशनल हो तो कहाँ उसके दिल पर काबू रहता है, और इसलिए वह बोल उठी। वर्षा। हाँ, वर्षा ने करवट बदलते हुए अपना चेहरा उसकी तरफ करते हुए कहा। मैं जाना चाहती हूँ। क्या? वर्षा एक बारगी को अचानक से जागते हुए कह उठी। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। जो आराध्या नागपुर से आने के साथ ही उससे कह रही थी कि वह इस पूरे शहर को जानना चाहती है, समझना चाहती है, यहाँ के शांत माहौल में अपनी धड़कनों की आहट में खोना चाहती है, वह इस तरह अचानक से जाने का तय कर लेगी। उसने तो ये जैसे सोचा ही नहीं था। कुछ हुआ है क्या? वह आराध्या के हाथों में अपने हाथ रखते हुए बोल उठी। नहीं तो, आराध्या ने भरकस अपनी नज़रों को उससे चुराते हुए कहा। सच बताएगी तू? वर्षा फिक्रमंद होकर बोली तो आराध्या ने बस इतना ही कहा। हॉस्पिटल भी देख लिया है, पर इतनी दूर मम्मी पापा से दूर रहना अच्छा नहीं लग रहा है। मैं उन्हें कल ही मना कर दूंगी और कोशिश करूंगी कि भाई नागपुर में ही कोई हॉस्पिटल देख लूं, जहां मैं मम्मी पापा के साथ रहकर अपनी इंटर्नशिप कर सकूं। बस यही बात है ना? वर्षा ने कहा तो उसने अपनी पलकों को झपका लिया। आराध्या अब लेट चुकी थी। वर्षा ने देखा आराध्या ने अपनी आंखों को भी बंद कर लिया है। वह एकटक कुछ देर तक उसे देखती रही। न जाने क्यों उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह कुछ तो छिपा रही है। आराध्या की आवाज़ के भारीपन उसे एहसास करा रही थी जैसे बात यह नहीं कुछ और ही है। पर वह आराध्या पर कोई दबाव नहीं डालना चाहती थी। वह महसूस कर पा रही थी कि आराध्या की आवाज़ बुझी सी है, और वह इस बारे में पूछकर उसके दिल को और दर्द नहीं देना चाहती थी। सुबह आराध्या की आंखें जब तक खुलीं तब तक वर्षा जा चुकी थी, पर तभी उसके फ़ोन की नोटिफिकेशन बजी और उसमें वर्षा ने उसे अपना ख्याल रखने और एक प्यारी सी इमोजी सेंड की थी, जिसे देख उसके होठों पर अनायास ही एक प्यारी सी मुस्कुराहट उभर आई। वह उठी और अब फ्रेश होकर जैसे ही आई कि विक्रांत के अनगिनत मैसेजेस देखकर उसे आश्चर्य की सीमा न रही। कॉल कर सकती हो? विक्रांत ने एक मैसेज में यह पूछा था, जिसका आराध्या ने उसी वक्त रिप्लाई दिया कि गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग उठ गई? विक्रांत के एक सेकंड में आए मैसेज को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके मैसेज की ही राह देख रहा हो। सॉरी यार, कल के लिए। मुझे पता है मुझे कैफ़े में तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था, पर पता नहीं कैसे। विक्रांत के मैसेज को देखकर आराध्या ने कुछ सोचा और फिर अपने इमोशंस पर काबू रखते हुए बोल उठी। इट्स ओके, गलती मेरी है। शायद मैं ही ज़्यादा बोल गई। अच्छा सुनो, बोलो ना, विक्रांत ने कहा तो वह बोल उठी। इस साल मेरे कॉलेज का आखिरी साल है और शायद तुम भी कंफर्टेबल नहीं हो, तो क्यों ना एक ब्रेक हो जाए। हम फिर कभी मिलेंगे जब तुम भी मेरे साथ कंफर्ट फील करो। मतलब मुझे छोड़ना चाहती हो? हम साथ ही कब थे? विक्रांत ने जैसे ही ये मैसेज देखा उसे लगने लगा जैसे आराध्या उससे सच में बेहद नाराज़ है। जो भी हो, एक बार कॉल में बात तो कर लो। विक्रांत बार बार उसे कॉल पर बात करने के लिए कहता रहा, और बहुत कहने के बावजूद जब वह नहीं माना तो आखिरकार उसने हामी भर ली। विक्रांत से बात करने के बाद आराध्या धम से बेड पर जा बैठी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। क्या मैं जो कर रही हूँ वह सही है? जैसे वह खुद में ही बड़बड़ा उठी। पर तभी उसे बीती सारी बातों का ख्याल आया और वह खुद में बोल उठी, शायद यही सही है हम सबके लिए, विक्रांत के लिए, मेरे लिए और तान्या के लिए।